आत्मा का वजूद महसूस करना बहुत ही खौफनाक लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप जिस जगह पनाह लेने आए हो वहाँ एक श्रापित आत्मा का साया है और आपको पता चल जाए कि आपकी जान खतरे में है, तो शायद मेंटली खुद को स्टेबल रख पाना बहुत मुश्किल है। आज हम आपको ऐसी ही स्टोरी सुनाने वाले हैं और डिस्क्लेमर में ये स्टोरी सच बताई गई है। स्टार्ट में हमें एक जेंटलमैन डेविड दिखाए जाते हैं जिसकी पत्नी कुछ सालों पहले मर चुकी थी। उनकी बेटी जिल बिबोटा टाउन में अपनी आंटी के साथ रहती थी। डेविड लोरेन नाम की एक लेडी को डेट कर रहा था और कुछ ही दिनों में वो शादी करने वाले हैं। लोरेन चाहती है कि उनकी शादी जिल भी एंजॉय करे, इसीलिए डेविड और लोरेन उसको वापस लेने जाते हैं। कोलंबिया में पहुंचकर वो लोग जीना और जिल से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों मिलकर जिल को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जिल ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। वहाँ प्रेजेंट रहना तो बहुत दूर की बात। बहुत कोशिशों के बाद जिल मान जाती है, पर एक प्रॉब्लम है कि जिल का पासपोर्ट उसके पास नहीं था। वो जीना के घर पर है जो यहाँ से कुछ ही दूर एक शहर में है, इसलिए वो सब डेविड की कार में रवाना हो जाते हैं और वहाँ डेविड को पता चलता है कि जिल एक रेमन नामी लड़के को डेट कर रही है और वो उसे भी अपने साथ कार में ले जाते हैं। दरअसल जीना एक रिपोर्टर है और रेमन उसका कैमरामैन। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी कुछ दूर जाते ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। डेविड और लोरेन टेंशन में आ जाते हैं, पर जीना बोलती है कि यहाँ ये सब नॉर्मल बात है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर में डेविड को पीछे एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। डेविड वहीं रुक जाता है। तभी पीछे से एक पुलिस कैप्टन मोरेल्स उनके पास आते हैं और उनसे गाड़ी घुमाने का कहते हैं, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं था, कभी भी बाढ़ आ सकती थी। डेविड तो उनकी बात मान जाता है, पर जीना कहती है कि यहाँ से कुछ ही दूर हाईवे मिल जाएगा। वो यहाँ की रहने वाली थी तो उसे ये सब जानकारी ज्यादा होगी। ये सोचकर डेविड गाड़ी नहीं घुमाता। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, पर उन्हें कोई भी हाईवे नहीं मिलता। डेविड रोड मैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। सभी लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन लोरेन को सबसे ज्यादा चोट आई थी। डेविड सभी को गाड़ी से बाहर निकालता है और रेमन आसपास देखने जाता है तो उसे एक घर मिलता है। वो सभी लोगों को उस घर की तरफ जाने का बोलता है, इसीलिए वो सब वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। वहाँ एक ओल्ड मैन फिलिपी दिखाई देता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और उन्हें जाने के लिए कहता है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और अंदर आने देता है। डेविड सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम फिलिपी है। वो बताता है कि यहाँ ना कोई मोबाइल फोन है और ना ही टेलीफोन। कुछ देर बाद जिल जब पानी लेने उसके साथ जाती है तो उसके गले में फिलिपी एक क्रॉस लॉकेट देखकर बहुत क्रीपी वे में कहता है कि तुम्हें ये उतार देना चाहिए। अब ये बात उसने क्यों बोली ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। सभी लोग पानी में भीग चुके थे और वहाँ आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं थी। डेविड फिलिपी के साथ लकड़ी लेने जाता है और जाने से पहले वो सबको लॉबी में रुकने के लिए कहता है। साथ ही वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लोग इस घर में किसी भी रूम में जाएं। लेकिन उसके जाने के बाद ही जीना, जिल और रेमन उस घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। उन्हें यहाँ एक टेलीफोन मिलता है, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। यहाँ उन्हें रजिस्टर और कुछ फोटोज भी मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये घर एक होटल है जिसका नाम गैलोज हिल है, लेकिन 1978 से यहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं आया था। अब वो सोचने लग जाते हैं कि क्या ये होटल बंद हो चुका है, पर क्यों? इस बारे में जीना और रेमन बात ही कर रहे थे। तभी जिल कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ है। तो रेमन और जिल वॉशरूम ढूंढने जाते हैं। उन्हें वॉशरूम मिल तो जाता है, लेकिन जैसे ही जिल अंदर जाती है तो उसे एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। वो गौर करती है तो पता चलता है कि वो आवाज नीचे से आ रही थी। वो लोग आवाज को फॉलो करके स्टोर रूम तक चले जाते हैं, पर तब तक फिलिपी वापस आ चुका था और उन दोनों को वहाँ ना पाकर उन्हें ढूंढते ढूंढते उस रूम तक पहुँच जाता है। फिलिपी को आता देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और तभी वो फिलिपी को एक हिडन दरवाजा खोलते देखते हैं। जब फिलिपी श्योर हो जाता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है तो वो वापस लॉबी में जाने लगता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जिल और रेमन उस दरवाजे को खोलते हैं। अंदर स्टेयर्स थी जो नीचे जा रही थी। वो देखते हैं कि बेसमेंट की हालत बहुत खराब थी और उन्हें वहाँ टूटा फूटा सामान दिखता है, जिसे देखकर रेमन कहता है फिलिपी यहाँ कैसे रहता है। रेमन को वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो जिल से बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तभी जिल देखती है कि सामने वुडन बॉक्स जैसा कुछ है, लेकिन वो लॉक था। एक होल से जिल अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे अंदर एक बच्ची दिखाई देती है जो अपना नाम एना
मारिया बताती है और ये भी बताती है कि फिलिपी ने उसे होस्टेज बनाया हुआ है। जिल और रेमन को लगता है कि फिलिपी कोई चाइल्ड किडनैपर या अब्यूजर है। रेमन ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी फिलिपी वहाँ आ जाता है और उसके हाथों में बंदूक होती है, लेकिन वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो बार बार कुछ मंत्र पढ़कर कुछ नाम ले रहा था और उस दरवाजे से दूर जाने को कह रहा था। साथ वो ये भी कह रहा था कि उसे उन दोनों को मारना होगा क्योंकि इन दोनों ने बहुत कुछ जान लिया है। जिल और रेमन बहुत डर जाते हैं। तभी डेविड पीछे से आता है और फिलिपी पे हमला कर देता है। तभी वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और एना को भी रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाते हैं। वो फिलिपी के हाथ पांव बांध देते हैं और उसके बाद जब फिलिपी को होश आता है तो वो डेविड से स्पेनिश में कुछ कहता है, लेकिन डेविड को कुछ समझ नहीं आता। सभी लोगों को वहाँ पड़े वुडन बॉक्स में से बहुत बदबू आ रही थी। वो देखते हैं तो पूरे बॉक्स की दीवार पे कुछ लिखा हुआ था और कुछ सिंबल्स बने हुए थे। फिर एना मारिया फिलिपी के पास जाती है तो पता चलता है कि वो एना मारिया का फादर है, लेकिन वो एना मारिया को देखता है तो बहुत डर जाता है और प्रे करने लगता है। लेकिन एना मारिया बिल्कुल भी नहीं डरती और चाकू दिखाकर कहती है कि मैं सबको मार डालूंगी। तो फिलिपी कहता है कि मुझे ले लो, इन्हें जाने दो। तो इस पर एना मारिया चिल्लाकर उसे चुप हो जाने को कहती है और हम देखते हैं कि उसकी आवाज बदल चुकी थी। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ उस मुश्किल से निकलने के लिए कोई हल सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी अचानक फिलिपी चाकू लेकर एना मारिया पे हमला कर देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले रेमन उसे गोली मार देता है। फिलिपी मर चुका था। तभी डेविड नोटिस करता है कि उसकी कलाई पर बहुत सारे कट्स थे जिससे बहुत खून बह रहा था। मतलब वो रूम में आने से पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। और हैरानी की बात तो ये है कि एना अपने पिता की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। फिर वो फिलिपी के ऑफिस में जाते हैं जहाँ बहुत सारे सेट बैग और क्राफ्ट रिसर्च पेपर थे। जिल अपने पिता डेविड से बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि फिलिपी कोई प्रोफेशनल थे क्योंकि उसने यहाँ एना को होस्टेज बनाया हुआ था। और हैरानी की बात ये है कि वो हमें उस बॉक्स के सामने देखकर इतना ज्यादा डर गए थे। उनके फेस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे और ये बच्ची भी तो नॉर्मल नहीं लगती। उस बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉक्स को काफी सालों से खोला नहीं गया था। तो आप ही सोचो ये छोटी सी बच्ची इतनी दिनों तक कैसे जिंदा रह पाई। डेविड को भी ये एबनॉर्मल लग रहा था। डेविड और रेमन फिर से उस बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें स्केलेटन मिलता है जो कि फिलिपी की पत्नी का था और एक फोटो मिलता है जो 1970s का है। उसमें जो बच्ची थी बिल्कुल एना मारिया जैसी दिखती थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? अगर वो लड़की एना मारिया है तो उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं, वो किचन में ही थी। तभी वहाँ एना मारिया जाती है और जीना से ऐसी बातें करती है जो सिर्फ उसी को पता थी। वो जीना को ब्लैकमेल करने लग जाती है और अपना हाथ जीना के हाथ पे रखती है और हम देखते हैं कि जीना का पेट हिल रहा होता है। कुछ देर बाद वो सभी को बेहोश हालत में मिलती है और उसके सामने एना की लाश थी। अचानक उन्हें दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है जहाँ वही पुलिस कैप्टन मोरेल्स आता है जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो उन सबको वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिलिपी को ढूंढने लग जाता है। तभी वो लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं और उसकी लाश भी दिखाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं करता बल्कि उन्हें बेसमेंट में लॉक करने की कोशिश करता है। डेविड किसी तरह से उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे होस्टेज बनाकर पूछताछ करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चलता है कि दरअसल ये होटल श्रापित है। यहाँ होटल बनने से पहले लोगों को फांसी दी जाती थी और ऐसी जगह बहुत सालों पहले एक विच को भी फांसी दी गई थी और मरने से पहले उसने वादा किया था कि जिन्होंने उसे फांसी दी है वो उन्हें मार डालेगी। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके ब्लड लाइन में जो है सभी को मार डालेगी और कैप्टन मोरेल्स उन्हीं में से एक है। 1970s में जब फिलिपी यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहने आए थे तो उन्होंने बॉक्स में से एक ओल्ड मैन को निकाला था जो दरअसल पोजेस था। उसके बाद विच ने उनकी बीवी को मार दिया था और एना को पोजेस कर लिया था। मोरेल्स और फिलिपी जब तक इस विच से लड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें विच के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली कि उस विच को सभी के सीक्रेट्स पता है और वो सभी को ब्लैकमेल करती है। उन्हें
प्रोवोक करती है कि वो उसे मार डाले और जो उसे मारने की कोशिश करता है उन्हें वो पोजेस कर लेती है। वो लोग विच को मार नहीं पाए लेकिन उन्होंने उस बॉक्स में होस्टेज बना लिया। एना मारिया की मौत के समय जीना उसके साथ थी। शायद उसने जीना को ब्लैकमेल किया होगा और उसने एना को मार डाला। मतलब वो विच अभी जीना के अंदर है। वो लोग जीना को ढूंढने लगते हैं लेकिन तब तक उसने अपना शिकार ढूंढ लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि रेमन था। वो उसे ब्लैकमेल करती है। वो उसका शैतानी रूप देखकर रेमन उसे शूट कर देता है। कुछ देर में वो भी पोजेस्ड हो जाता है। रेमन अंदर आने की कोशिश करता है तो मोरेल्स डेविड से कहता है कि इस चुड़ैल को मुझे मारने दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। डेविड लोरेन और जिल के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि रेमन वहाँ पर भी आ चुका था। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गाड़ी एक नदी में गिर जाती है। सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी लोरेन रेमन के हाथ पे हैंडक्राफ्ट डाल देती है जो गाड़ी के स्टीयरिंग से अटैच था। तभी गाड़ी नदी में जाने लगती है और डेविड सोचता है अगर रेमन मर गया तो उसकी मौत का कारण लोरेन बन जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में लोरेन भी पोजेस्ड होने लगती है तो डेविड और जिल उसे वहाँ से घर वापस ले जाते हैं। वहाँ मोरेल्स कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए। तभी लोरेन उस पर अटैक कर देती है और अब मोरेल्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन वो ऐसी हालत में एक प्लान बनाता है कि तुम लोग लोरेन को बातों में बिजी रखना, मैं उसे पीछे से शूट कर दूंगा, उसके बाद तुम लोग यहाँ से भाग जाना। कुछ देर के बाद मैं भी मरने वाला हूँ और बिना किसी शरीर के ये विच भी जिंदा नहीं रह पाएगी। डेविड और जिल उसे उलझाने की कोशिश करते हैं मगर वो चुड़ैल बहुत चालाक निकलती है। उसे उनके प्लान का पता चल गया था और उसने सबसे पहले मोरेल्स को ही मार डाला। प्लान फेल हो चुका था जिस पर डेविड डिसाइड करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा क्योंकि चुड़ैल ने उससे वादा किया था कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा तो वो उसकी बेटी जिल को जाने देगी क्योंकि तब उसे डेविड का शरीर मिल जाएगा। लोरेन डेविड को ब्लैकमेल करती है कि उसने जानबूझ के अपनी पत्नी का लाइफ सपोर्ट बंद किया था। ये सुन के जिल नाराज हो जाती है। डेविड जिल को समझाता है कि ये उसने इसीलिए किया क्योंकि उसकी माँ बहुत तकलीफ में थी और कभी ठीक नहीं हो सकती थी। डेविड उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इसलिए उसे मजबूरन ये सब करना पड़ा। जिल अपने पिता की मजबूरी को समझती है। डेविड को पता था लोरेन ऑलरेडी पोजेस्ड है और वो चुड़ैल डेविड या जिल को जरूर पोजेस करना चाहेगी। तभी वो लोरेन को उस बॉक्स में बंद कर देंगे और भाग जाएंगे। लेकिन तभी लोरेन डेविड पर हमला कर देती है। जिल को लगता है कि वो डेविड को मार डालेगी जिस पर वो अपने डैड को बचाने के लिए लोरेन को पीछे से शूट कर देती है। डेविड बहुत परेशान हो जाता है कि उसने क्या किया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिल खुद को उस बॉक्स में जाकर डेविड को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है मगर डेविड ये नहीं कर पाता। वो अपनी बेटी को भला यहाँ कैसे छोड़ सकता था। लेकिन कुछ समय बाद जिल पोजेस्ड होने लगती है और भागने की कोशिश करती है और तभी डेविड दरवाजा बंद कर देता है जिसका मतलब कि वो भी फिलिपी की तरह वहाँ रुककर अपनी बेटी के साथ रहने वाला था और उसे इस हालत से निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढने का इंतजार करने वाला था। और यही मूवी की क्रीपी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।